आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, हालांकि मैं आरिफ भाई भी साथ में कहूँगा, बड़े भाई, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, कुमुद जी, सौकेब भाई और मेरे सारे दोस्त साथी, आदरणीय अतिथि, ये एक ऐसा अवसर है जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से तो की जा रही है, लेकिन मैंने संस्कृति मंत्रालय को एक सुझाव दिया कि अमृत महोत्सव को केवल बड़े शहरों तक और दिल्ली तक मत रखिए, इसको गांव में ले जाइए, इसको कस्बों में ले जाइए। पिछले साल मुझे याद है, तारिक भाई बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर एक कार्यक्रम कराया गया था 23 जनवरी के दिन, नेताजी के जन्मदिन पे, और शायद उस पंचायत घर के अंदर 60 लोगों की कैपेसिटी थी और करीबन 450 लोग आसपास के गांव का वहां पे आया था। आज देश के युवा में एक चेतना है, देश का युवा जानना चाहता है कि हमारा सही इतिहास क्या है। तो इस उपलक्ष्य को लेकर के इस सेमिनार की कुछ थीम्स जो बनाई कि गदर पार्टी, और इसलिए गदर पार्टी कि गदर पार्टी ने उस परंपरा को चलाया जो परंपरा 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है हिंदुस्तान ने एक होकर के खड़े होकर के लड़ी थी। मत भूलिए कि वो बादशाह जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, पहली बार उस बादशाह को सारे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह माना था। उससे पहले कभी मुगल बादशाहों को पूरे हिंदुस्तान ने बादशाह नहीं माना था। और नाना साहब, तात्या टोपे, रानी झांसी, बांदा के नवाब, मेरी शोध में ये निकल के आया है जो मैं बार बार कहता था और अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि इसकी प्लानिंग लगभग 4 साल से चल रही थी। 1856 का पत्र मिलता है, सौकिब भाई ने रिसर्च करते हुए निकाला है, कुंवर सिंह का, जिसमें वो मेरठ का हाल बता रहे हैं, सब जगह का हाल बता रहे हैं और क्या क्या करना है उसका जिक्र कर रहे हैं। और इस प्लानिंग के बावजूद जिन चीजों पे हमारे इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, 10 मई, 30 मई और फिर 10 जून, ये 3 तिथियां मई और जून के महीने की ही क्यों रखी गई थी? कितनी जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी कि इस गर्मी के महीने में अंग्रेज जो है उसकी लड़ने की जो क्षमता है वो कितनी कम हो जाएगी, फॉलोड बाय रेनी सीजन, जब उसकी सप्लाई कट जाएगी। और यही नहीं, इन तीनों तारीखों को बांट बांट के डाला गया था कि 10 मई को मेरठ में होगा, अंबाला में होगा, दिल्ली में होगा, 30 मई को लखनऊ में होगा, 10 जून को पेशावर में होगा। और पेशावर से लेकर के और डिब्रूगढ़ तक वो पत्र मौजूद है। नाना साहब ने सारे राजाओं को पत्र लिखे थे, ट्रेवंकोर तक को पत्र लिखा, कश्मीर के राजा तक को पत्र लिखा। तो ये कह के हमारे इतिहास को कि साहब ये केवल एक सिपाही म्यूटनी थी या ये एक फ्यूडल रिवोल्ट था और इस पे लिखा ही ना जाए, आप हैरान होंगे सुन के कि जितने हिंदुस्तान के लीडिंग विश्वविद्यालय जो अपने को इतिहास विभाग कहते हैं, उन विभागों के अंदर आज तक 1857 पे एक पीएचडी थीसिस नहीं कराई गई। आईएनए की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकर के एक जाके अभी तब हुई जब वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डिक्लेयर कर दिया गया 1857 को। कई चीजों का श्रेय हम बहुत से बड़े बड़े नेताओं को देते हैं, दिया जाना चाहिए, उनका बहुत योगदान है। बाइकॉट, आप हैरान होंगे हमारी शोध में जब निकल के आया कि कुंवर सिंह जिस समय आरा से चले हैं तो बिहार के जो घसियारे थे उन घसियारों ने अंग्रेजों की घुड़सेना को घास की सप्लाई बंद कर दी। अब बताइए, इतिहास लिखते हुए अंग्रेजों का बायकॉट करने का श्रेय मैं उन घसियारों को दूंगा या किसी बड़ी पार्टी के लीडर को दूंगा? बंबई के व्यापारियों ने जब इनकम टैक्स लगा, पूरा बंद, बाजार सारे बंद कर दिए बंबई के 1860 के अंदर जाकर के। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। सुक्खू भीखू, 2 गाय है, हलवाई है अजमतगढ़ गांव के अंदर, जब कुंवर सिंह की सेना आती है तो अपनी सारी शक्कर कुएं में डाल देते हैं कि मीठा पानी पीने को मिले, और जब अंग्रेज वापस आता है तो दोनों को अंडमान भेज दिया जाता है। जहां उनकी मृत्यु होती है
दुख यह है कि आज भी उनके वंशज जो है गरीबी में दिन काट रहे हैं और उनको स्वतंत्रता संग्राम का तगमा हमने आज तक नहीं दिया। न जाने कितने ऐसे नाम हैं, गांव के गांव जला दिए गए। अभी कुछ बात हो रही थी मैसेकर्स को लेके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब एटम बम की रोज चर्चा हो रही है, सब हो रही है, तो मैंने एक सवाल उठाया था कि दुनिया में कितने नरसंहार किए गए, भारत में ही कितने नरसंहार किए गए। हम सिर्फ जलियांवाला बाग को याद रखते हैं, किसी ने नीलगंज का नाम नहीं सुना होगा। नवंबर 1945 के अंदर एक रात के अंदर आजाद हिंद फौज के 1700 से ज्यादा सैनिकों को रात भर गोलियों से उड़ा दिया गया था उस कैंप के अंदर जिनमें उसको पीओडब्ल्यू बना के रखा गया था। रात भर गोलियां चलती रही, उनकी आवाज आती रही, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उनको कह दिया गया ये डकैत हम पकड़ करके लाए थे, जिनको भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हम मार रहे हैं। और अगले दिन सुबेरे लाशें सारी नदियों में फेंक दी गई या नीचे दबा दी गई। और कलकत्ता के पास मुश्किल से 15-20 किलोमीटर है कलकत्ता से, और हमारी डोमिनियन की सरकार ने 15 अगस्त के बाद में उसको पाट दिया गया और वहां एक म्यूजियम बना दिया गया। और न जाने कलकत्ता में फिर हुआ नवंबर के अंदर 50 से ऊपर विद्यार्थी मारे गए जब उन्होंने विरोध किया आईएनए के ट्रायल्स का वहां पे लेकर के। तो मैं नई इतिहास लिखने की बात नहीं करता, जो लोग कहते हैं रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में, उसकी बात नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो इतिहास के दस्तावेज, जो फाइलें आज तक दबा के रखी गई हुई हैं, उन्हें हमारे सामने डाल दीजिए, इतिहास अपने आप सामने बोलने लगेगा। और आज बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जो इतिहास बोल रहा है, बड़े जोर शोर से बोल रहा है, और कई बार तो इनको देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, आदमी इमोशनल हो जाता है। मेरी अभी पुस्तक आई थी, नेताजी आजाद हिंद सरकार एंड फौज, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स। हम जितने यहां हॉल में बैठे हैं, शायद ही किसी को यह मालूम हो कि जैसे आज हम अपने वीरों को परमवीर चक्र देते हैं, महावीर चक्र देते हैं, नेताजी ने 91 लोगों को तगमाए शत्रुनाश, तगमाए भारत, इस तरीके के तगमे दिए थे। किसी किताब में मिले थे 61, मैंने 91 अब ढूंढ करके निकाले हैं। लेकिन वो हमारे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे विद्यार्थियों को आज भी यही पढ़ाया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में आयरन क्रॉस किसको मिला था, या दूसरे युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था। लेकिन जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दी, और उनमें से 64 की मैंने वीरता की कहानियां निकाल ली कि किस तरीके से उन्होंने लड़के अपनी जान दी और क्यों उनको ये तगमे दिए गए। किसी किताब में ये नहीं लिखा मिलता जो शाहनवाज ने अपनी, जनरल शाहनवाज ने अपनी डायरी में लिखा कि जब वहां बर्मा में ये तय हुआ कि अब युद्ध मतलब खत्म है तो क्या किया जाए, तो हमने ये तय किया कि हम लड़ते हुए मरेंगे। और सबसे पहले एक बात हुई कि एक टीम बनाई जाए जो सबसे पहले उन पे आक्रमण करके लड़ते हुए मारेगी अंग्रेजों को और मर जाएगी। तो उसके लिए वॉलंटियर मांगे गए, तो 100 वॉलंटियर सेलेक्ट किए गए। तो जिन और लोगों को वॉलंटियर नहीं सेलेक्ट किया, उन्होंने अपने को गोली मारनी शुरू कर दी। और शाहनवाज ने फिर यह अनाउंस किया कि अगर तुम ये करोगे तो मैं अपने को गोली मारूंगा। उसके बाद में खैर जनरल ढिल्लो ने इंटरफियर किया, उन्होंने बताया कि भाई 3 रास्ते हैं हम पे, लड़ते हुए अपनी जान दे दे, जिसको हम हथेली पे लेके चले थे। दूसरा रास्ता यह है कि या हमें गिरफ्तार कर लेंगे, तब गोली मार देंगे हमको, तब भी हमारी जान जाएगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन एक तीसरा रास्ता है कि अगर कहीं हमें गिरफ्तार करके हमारा मुकदमा चलाते हैं हम पे सेडिशन का अगेंस्ट द किंग, तो हम पूरे देश को यह मैसेज दे सकेंगे कि आजाद हिंद फौज क्या थी। और उन्होंने वो मैसेज दिया। और जो आजाद हिंद फौज का आज विषय पूरा मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमने दास्तान में इसीलिए रानी झांसी रेजिमेंट को लिया। और मैं कुछ 2-3 इंस्टेंस आपको देना चाहता हूं। ये वो लोग थे, देखिए 6 महीने के अंदर दुनिया के अंदर इतनी बड़ी सेना खड़ी करना, और जिस सेना को इतना धन, इतनी चांदी, इतना सोना, ईशर सिंह बैंकॉक के 100 किलो चांदी देते हैं, यूसुफ मफरानी बर्मा में 1 करोड़ रुपया देते हैं, अपनी गाड़ियां दे देते हैं, अपना घर दे देते हैं, अपनी बीवी के जेवर दे देते हैं, और बदले में क्या मांगते हैं? आजाद हिंद फौज की एक वर्दी। गीता बटई
50 लाख के अपने गहने जो है ले जाकर के दे देती हैं। और ये अमीर लोग ही नहीं, एक गरीब हॉकर दिन भर की दिहाड़ी जो कमा के लाता है, शाम को जाके आजाद हिंद फौज में जमा करा देता। और गवाले बिहार और उत्तर प्रदेश से जो गए हुए हैं, अपनी गाय और भैंस लेके आ जाते हैं कि हम पे और कुछ नहीं, ये गाय और भैंस हम आजाद हिंद फौज को देते हैं, हम इनके साथ चलेंगे और फौज को दूध पिलाएंगे। क्या हमारी किसी इतिहास की किताब में मौजूद है कि शंघाई के गुरुद्वारा आजाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप बन गया था? 2000 सिख वहां से, जिनमें 200 सिखनियां थी, बर्मा चल करके आए आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए। लेकिन किसी किताब में वो नाम नहीं दिए जाएंगे। मैंने वो नाम निकाले। जितने भी थे ये प्रवासी भारतीय थे, और कई तो इनमें ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को कभी देखा तक नहीं, सिर्फ अपने दादा से दादी से हिंदुस्तान की कहानियां सुनी थी। कि जब एक 16 साल की बच्ची वहां कहती है कि मुझे आजाद हिंद फौज में जाना है, तो घर वाले उसको बंद कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कमरे के अंदर। रात को 1 बजे वो अपनी चुन्नी और वो लगा के कूदती है कमरे से, और 1:30 बजे रात को रानी झांसी रेजिमेंट के कैंप के आकर के दरवाजे पे आके दुहाई देती है कि मैं आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर रही। एक बच्ची को जो आ जाती है ज्वाइन करने, उसके घर वाले आ जाते हैं उसे लेने, मना कर देती है। तो बड़ी बहन कहती है तूने ये जो जेवर पहन रखे हैं ये हमारे हैं, उतार के दे देती है। फिर वो कहती है तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी हमारे हैं। वो अंदर जाती है, रानी के पास जाके कपड़े बदल लेती है, कपड़े लाके दे देती है। तो बड़ी बहन कहती है आज इन कपड़ों से मैं तेरा श्राद्ध करूंगी, तू हमारे लिए मर गई। तो जवाब देती है हाँ मैं मर गई, और मरने के बाद आज दोबारा फिर पैदा हो गई भारत माता को बचाने के लिए। ये सेंटिमेंट उन लोगों का है जिन्होंने हिंदुस्तान को देखा तक नहीं। ऐसे ही मतलब स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ दिस फैक्ट्स आर देयर। और ये नहीं कि ये मौजूद नहीं थी किताबों में। आईएनए के वीरों ने जो किताबें लिखी 46 के अंदर, 47 के अंदर, ये वृतांत मौजूद है उनके अंदर। लेकिन हमारे इतिहासकारों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि इन किताबों को पढ़ सके या इनको देख सके। या वही नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की फाइल्स को देखे जो आर्काइव्स के अंदर। आरिफ साहब, नवंबर 1945 में कलकत्ता के गुरुद्वारे में एक मीटिंग होती, 30,000 लोग मौजूद हैं, और नेताजी की फोटो जो है गुरु ग्रंथ साहब के साथ रखी जाती है, और आजाद हिंद फौज के गाने होते हैं, शरद बोस आते हैं। जो रिपोर्ट दे रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कि उन 30,000 में 3,000 प्रेजेंट सर्विंग ऑफिसर्स, सिख सोल्जर्स हैं वहां पे मौजूद। और जिस तरीके का जोश है वहां पे पूरे उसके अंदर सपोर्ट करने का, जिसकी वजह से औखिल ने मजबूर होकर किसी हिस्ट्री की किताब में आप देखिए, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश का अगर कोई लेटर लिखता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो आजादी का व्याख्यान करते हुए हम उसको कोट करेंगे या नहीं करेंगे? औखिल ने लिखता है an 1857 type situation has emerged. If we have to stay in India, we will have to recapture India like 1857, and for this I need 1 lakh European soldiers. जिस लेटर के बेस पे वेवल लिखता है कि we must compromise and reach an agreement unless there or otherwise there will be a 42 like movement much more furious and we will not be able to control. ये कितना बड़ा इंपैक्ट है आजाद हिंद फौज का। सिपाहियों ने जय हिंद कहना शुरू कर दिया अपने अफसरों को, कोर्ट मार्शल हुए उनके, जय हिंद आज हमारा स्लोगन है पूरे उसको लेकर के। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में नहीं आएगा। हमारे यहां तो कह दिया गया कि आईएनए को जो है फौज में वापस नहीं लिया जाएगा, और जब 48 में चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि आईएनए युद्ध चल रहा है, आईएनए को वापस ले दो, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब जाता है इनको होमगार्ड बना दो और एक यूनिट में मत रखना। एक अलग चीज है, उसको लेकर के जो मैंने डील की है उसके अंदर 3 बार नेताजी की लाइफ पे अटेम्प्ट हुए रंगून के अंदर। किसी इतिहासकार ने किसी किताब में यह नहीं लिखा कि नेताजी जब काबुल से जर्मनी जा रहे थे
तो उनके मर्डर के ऑर्डर चर्चिल ने दिए थे। दोनों डॉक्यूमेंट मैंने नेशनल म्यूजियम में लगाया, यहां पे रेड फोर्ट वाला जो म्यूजियम बनाया उसके अंदर लगाया। जो इस्तांबुल में और कैरो में उनके M5 के एजेंट्स थे, उनको पूरे ऑर्डर दिए गए कि इनको एसेसिनेट करने की प्लान बनाओ और प्लान हमको भेजो, क्योंकि अगर ये जर्मनी इन रस्तों से जाता है तो इनको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। मुझे बताइए हिंदुस्तान के और किस लीडर को जो है अंग्रेजों ने इस तरीके से किया। भारत से बाहर भी जेलों में सिर्फ 3 कांग्रेस के लीडर्स को भेजा गया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस, और तीनों को मांडले। कई बार जिक्र आ जाता है, लोग वो करते हैं, मैं किसी के कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन जब लोग वीर सावरकर की आलोचना करते हैं तब मैं उनसे जवाब पूछता हूं कि और लीडर हां 13 बार गए जेल, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वीर सावरकर की तरीके से किसी से जेल में चक्की चलवाई गई, किसी से कोलू चलवाया गया, किसी पे कोड़े बरसाए गए, किसी को उल्टा लटकाया गया, और वो भी कितने साल तक? तो ये कंपैरिजन, मेरा बार बार एक रिक्वेस्ट है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से कि हमारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनकी इज्जत देश की अखंड भारत की लड़ाई के रेवोल्यूशनरी के तौर में करिए, इनको आइडियोलॉजी और पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें मत बांटिए। ये हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, और इसीलिए मैंने, जब मैं जलियांवाला बाग म्यूजियम बना रहा था अमृतसर में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी किया, एक एक शब्द मेरे हाथ का लिखा हुआ है। सर शिकायत तो नहीं है, लेकिन रोना यह है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने क्रेडिट पेज पे नाम तक नहीं आने दिया। खैर छोड़िए, वो कोई गम नहीं, क्योंकि हम अपना जुनून में काम करते हैं जो हमें करना है। तो एक वहां फुव्वारा बनाया गया, तो मुझसे कहा गया कि इस फुव्वारे के लिए कोई 2 लाइन ढूंढ दीजिए। हम और सौकिब दोनों उस म्यूजियम पे काम कर रहे थे। सौकिब ने कोई बहुत अच्छे 1-2 शेर निकाल करके दिए। मैं कहा नहीं भाई, मैं कुछ अपने आप बना करके लिखूंगा। तो वहां पे मैंने लिखा कि वो जो खून बहा था बैसाखी के उस दिन, वो जो खून बहा था बैसाखी के उस दिन, वो ना सिख था, वो ना हिंदू था, वो ना था मुसलमान। वो जो खून बहा था बैसाखी के उस दिन, वो था खूने हिंदुस्तान। और इसी को फिर मैंने आगे बढ़ाया है। अरे नहीं सर, ऐसा है सर कि शायरी तभी होती है जब आदमी दिल में, दिल चीरती है कोई चीज, चोट लगती है, चोट लगती है। मैं प्रोटोकॉल की वजह से आपके सामने वो बात नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि कुछ गाने इस देश में ऐसे बना दिए गए कि साहब हमको आजादी किसी ने गिफ्ट कर दी, हमको आजादी बिना लड़े बिना खून बहाए मिल गई। ठीक है, जिसकी विचारधारा है गाना बनाए, लेकिन कम से कम ऐसा गाना ना बनाए जिससे हमारे उन क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने संघर्ष किया, कम से कम उनको दुत्कारा ना जाए। 1857 की जो परंपरा शुरू हुई, वो ज्वाला, अंग्रेजों ने उसे बुझाने की कोशिश की थी लेकिन बुझा नहीं पाए। अब उस ज्वाला ने एक चिंगारी का रूप ले लिया था, और वो चिंगारी अलग अलग समय पे भड़कने लगी। फाटके भाइयों ने महाराष्ट्र के अंदर उसको दिया। स्वराज बैठे हैं अभी अगले सेशन में, बंगाल का अनुशीलन और उन सब का बताएंगे, और उनके संबंध पंजाब के साथ बताएंगे। नारंग साहब गदर पार्टी बताएंगे अगले सेशन में। और ये जो ज्वाला भड़कती थी, गदर पार्टी ने वही किया जो 1857 के अंदर किया गया था। कि अंग्रेजी सेना, अंग्रेज हमसे अपनी सेना से हुकूमत कर रहे हैं, उससे सेना ने विद्रोह किया था, और लोगों के साथ, आम लोगों के, रजवाड़ों के साथ मिलकर, तो वही काम दोबारा किया जाए। और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बनता है रासबिहारी बोस का, उसको भी दबा दिया जाता है। 450 से ऊपर लोगों को फांसियां दी गई हैं उसमें, और न जाने कितनों को भेजा गया है अंडमान, और कितनों को जेलों में और डाला गया है लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए। और जैसा हमेशा होता है हमारे देश में, एक गद्दार जरूर मौजूद होता है। उसकी वजह से वो लीक आउट हो गया, प्लान फेल हो गई, लेकिन उन्होंने उस प्लान को जिंदा रखा।
किस किताब में मुझे इतिहास की बताइए पढ़ाया जाता है कि सिंगापुर के अंदर गदर पार्टी की प्रेरणा के ऊपर पूरी पंजाब रेजिमेंट ने जो है सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था। 4 दिन तक उनका कब्जा जो है सिंगापुर के ऊपर रहा था, और बाद में उनका कोर्ट मार्शल हुआ। 56 लोगों को उनको दीवार से खड़ा करके गोली मार दी गई। बहुत से ऐसे वृतांत हैं आरिफ साहब, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं इनको बाहर। समय आपको है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। तो चलिए मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। किसी किताब में यह नहीं लिखा गया कि रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर 50% से ज्यादा स्त्रियां जो थी वो तमिलनाडु की कुली थी। वो कुली महिलाएं जो तमिलनाडु से प्लांटेशंस के अंदर कुली का काम करने गई हुई थी मलाया और बर्मा में, 50% से ज्यादा वो रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर थी। किसी किताब में यह नहीं लिखा गया कि मद्रास से गए हुए कुलियों की एक पूरी रेजिमेंट खड़ी कर दी थी नेताजी ने, और इम्फाल की लड़ाई में वो जल रही है, रेड हिल की। आज भी चेन्नई में एक रेड हिल कॉलोनी मौजूद है उनकी। उनमें से 90% शहीद हुए। और जब उनको ये ऑर्डर दिए गए रिट्रीट के, ऑफिसर ने कहा वापस चलना है, तो जवाब देता है साहब नेताजी बोला दिल्ली जाना, दिल्ली आगे सिंगापुर पीछे, हम मर जाएगा पर दिल्ली जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ये एक तमिल कुली का जवाब है जो 6 महीने के अंदर सैनिक बना है वहां पे। कोई एक महिला आती है, फटे हुए उसके वस्त्र हैं, चंदा देना, कुछ सिक्के देना चाहती है नेताजी को, और कर्नल महबूब लिख रहे हैं अपनी डायरी में, पटना से थे, कि नेताजी का मुंह ऊपर नीचे। अल्टीमेटली नेताजी ने वो ले ली। तो बोले मैंने नेताजी से पूछा कि आप हिचकिचा क्यों रहे थे? तो वो बोले कि देखो मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये पैसे ले लेता हूं तो ये खाएगी क्या, और अगर नहीं लेता हूं तो ये कहेगी कि मैं गरीबों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। पर यही नहीं रुकी बात। नेताजी ने कर्नल महबूब को ऑर्डर दिए कि जाओ और पता करो ये महिला कहां रहती है। और वापस आके उन्होंने बताया कि साहब कोई घर ठिकाना नहीं है उसका। तो आजाद हिंद सरकार के पैसे की तरफ से उसके रहने का इंतजाम कराया, और कर्नल महबूब को यह ऑर्डर दिए कि जब देश आजाद हो जाए तो इस महिला को वापस भारत लाके जहां ये रहना चाहे वहां इसको स्थापित किया जाए। और आप हैरान होंगे कि नेताजी तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन 47 के बाद कर्नल महबूब सिंगापुर गए, उस महिला को लेके आए और पंजाब में स्थापित किया। कितनी कहानियां हम पे ऐसे हैं। चेन्नई में, भुवनेश्वर में रानी झांसी रेजिमेंट की जो रानियां थी वो बर्तन मांझ करके उन्होंने अपनी जीविका बिताई। फिर जब 2006 में 2008 में पता चलता है तब उनको वो ताम्रपत्र और वो दिए जाते हैं पूरे उसके। एक और भ्रांति फैला दी गई कि साहब रानी झांसी रेजिमेंट तो कभी लड़ी ही नहीं थी, इट वॉज नेवर इन एक्शन, और कॉलोनियल प्रोपेगेंडा का ही नतीजा था जिसने उस समय प्रोपोगेट करने की कोशिश की कि ये तो कितना वाहियात बात थी अंग्रेजों की कि ये तो एंटरटेनमेंट के लिए यूनिट बनाई गई थी। 3 इंस्टांसेस मैंने दिए निकाल करके किताबों में से। एक जगह 6 घंटे तक ब्रिटिश पैराट्रूपर्स को उन्होंने अपनी राइफल से फायर करके रोका, दूसरी जगह 8 घंटे तक वो लड़ी और उनके एडवांस को रोका जब तक पीछे से और फोर्सेस नहीं आ गए, और तीसरा जब बर्मा से रिट्रीट हो रही है और गुरिल्लाज अटैक करते हैं तो फायरिंग करते हैं, 2 रानियां उसमें मारी भी जाती हैं। उन रानियों के नाम भी जो मारी जाती हैं उनके नामों को भी कहीं हमारे इतिहास में नहीं लिखा जाता। और जब डिसबैंड किया गया कोई रानी ऐसी नहीं थी जो वापस अपने घर जाना चाहती थी पूरे उसके अंदर। लेकिन अफसोस कि राष्ट्रवाद का ये जो एक पूरा नैरेटिव है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। मैं जेएनयू में था, लेक्चर दे रहा था एक दिन, जानबूझ के मेरे पे ये सवाल उठाया गया, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो मैंने जवाब दिया, मैं कहा भाई मैं कहीं वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ नहीं हूं जो मैं तुमको कोई बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की डेफिनेशन दे दूं।
यूरोप की और जो पढ़ाई जाती हैं, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम जो यहां रहते हो उसको क्या कहते हो? घर कहते हैं जी। मगर तुम्हारे घर पे कोई हमला कर दे तो तुम उस घर को बचाओगे या भाग जाओगे या उसे गिफ्ट करोगे? बोले जी बचाएंगे। तुम बेटा, जिस जमीन पे तुम्हारा घर बना है ना, वो जो है, प्लीज बंद कर, वो जो है, जो ये घर बना है, वो जमीन ही देश है। तुम्हारा घर उस देश की जमीन पे बना हुआ है और उसको बचाना ही राष्ट्रवाद है। इससे आसान परिभाषा में राष्ट्र, देश राष्ट्रवाद की नहीं दे सकता। ये जो अंग्रेजी परंपराएं चली हैं, नेशन स्टेट, नेशन ये, अरे भाई हमारे यहां तो दिल्ली से अगर वो दिहाड़ी करने वाला भी अपने गांव वापस जाता है बिहार में, तो वो कहता है मैं अपने देश जा रहा हूं। देश का मतलब गांव भी है, देश का मतलब कस्बा भी है, देश का मतलब प्रांत भी है, देश का मतलब पूरा देश भी है। ऐसी विविधता कहां मिलेगी? लेकिन अंग्रेजी से नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको तो, और जो हमारे पिट्ठू बन गए हैं अंग्रेजों के, जिन्हें फेलोशिप चाहिए कि अंग्रेज और वहां पे उसके बिना रह नहीं सकते, वो उसी लाइन को टो करेंगे, वही इतिहास बताएंगे। मैं हैरान हो गया देख करके, अरे साहब, जब पूरे देश को यह बता दिया गया कि रेड फोर्ट के मुकदमे खत्म होने के बाद में सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, सारे केस वापस ले लिए गए हैं और अब आजाद हिंद फौज पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। 3 जनवरी 1946 के दिन इसका जजमेंट आता है केस का, और 10 जनवरी 1946 के दिन बंगाल में ही जिगर काचा के कैंप से एक ट्रेन चलती है जिसमें 1029 आईएनए के सिपाही और अफसर हैं, जिन्हें ब्लैक यानी सबसे डेंजरस डिक्लेयर करके उस स्पेशल ट्रेन से मुल्तान भेज दिया जाता। और सन 47 के बाद में उनका मुल्तान में क्या हुआ हमें नहीं मालूम। और जो मुकदमे चलते हैं, 2 अगस्त की चिट्ठियां हैं नेहरू जी की लिखी हुई माउंटबेटन को कि अब तो इन्हें छोड़ दो, हम जनता को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। तो माउंटबेटन कहता है 15 अगस्त आ रही है ना, तो ऐसा है हम ये करेंगे, औखिल्ले से इनकी जो वो सजाएं हैं उनको उस लेवल पे ला देंगे कि वो जो एक जनरल एमनेस्टी हम दे रहे हैं किसी क्रिमिनल्स को, तो इनकी सजा उस लेवल पे आ जाए जिससे तुम इनको 15 अगस्त को छोड़ सको। और हमारे नेहरू जी उस पर एग्री करते हैं। क्या सम्मान देते हैं आजाद हिंद फौज के उन बहादुरों को कि जिनको अंग्रेज ब्लैक लिस्ट करके, जिनके मुकदमे चला रहे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है, उन पे हम मानते हैं कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरीके से इनको भी एमनेस्टी दे दी जाए। और यही नहीं होता, उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि जब इनको छोड़ा जाएगा तो इनके स्वागत में कोई प्रोसेशन नहीं होगा। कितने लोगों को हमारे इस देश के यह मालूम है कि आज जिसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, वाइस रीगल लॉज, 15 अगस्त के दिन वहां से यूनियन जैक नीचे नहीं उतरा था। मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, फिल्म्स डिवीजन में, ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, कि मुझे उस दिन की एक फुटेज मिल जाए वहां पे तिरंगा झंडा ऊपर जाते हुए की। सब गायब कर दी। ये भारत ही है कि उस देश के प्रतिनिधि को, जिस देश ने 170 साल तक हमारा खून चूसा हो, हमें लूटा हो, नरसंहार किए हों, उसके आखिरी प्रतिनिधि को हम पहला अपना गवर्नर जनरल बनाते हैं और पंडित माउंटबेटन की जय के नारे हमारे संसद भवन में लगवाते हैं। पत्र मौजूद है, माउंटबेटन लिख रहा है कि ओरिजिनल प्रोग्राम में लिखा गया था कि यूनियन जैक नीचे आएगा। तो मैंने नेहरू से कहा कि वी विल फील वेरी सैड ऑन इट, एंड नेहरू सेड वी डोंट वांट टू मेक एनीवन अनहैप्पी दैट डे। I assure you that the Union Jack will not come down. And don't forget that the first Governor General of India took oath in the name of King George VI. The King George VI abdicated the throne of India
on 22nd June 1948. These are documentary proofs. और एक और मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला, डोमिनियन स्टेटस तो खैर पता चल गया था, लेकिन क्यों डोमिनियन स्टेटस? एटली की जो मीटिंग है मई 1947 की, जिसमें कैबिनेट मीटिंग में यह पास किया जाता है, उसमें लिखा है, नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग that independence for India can wait for 2-3 years if dominion status is given and the transfer of power takes up immediately. This has made our task easy, so we can now create a Hindu dominion and a Muslim dominion. These are the minutes of at least meeting of the cabinet. क्या ठीक है? तो आलिफ साहब, बहुत ऐसे इंस्टांस हैं। अच्छा, 1 मिनट में बस खत्म कर दूं, क्योंकि आज के उससे भी मैं हिस्ट्री को रिलेट करता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हिस्ट्री डेड सब्जेक्ट नहीं है और हिस्ट्री डेड इतिहास नहीं है, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, जिससे हम दोनों को कंपेयर करके आगे बढ़ सके। और आज भी जो हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मीडिया वॉर एक भयंकर रूप में आई है, ये यूक्रेन और ताइवान इन सबको लेके, और मैंने उस पीरियड की वो फाइल स्टडी की है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो मीडिया वॉर अंग्रेजों ने उस समय हिंदुस्तान में शुरू की थी। जब आजाद हिंद फौज बनाई गई तो ये घबरा गए थे, क्योंकि करीबन 64-62 हजार हिंदुस्तानी अंग्रेजी सिपाहियों का, जो अंग्रेजी सेना में थे, दूसरी तरफ जाके आजाद हिंद फौज की सेना में शामिल होना अंग्रेज कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि भारत देश के अंदर ये खबर जाए। और उन्होंने क्या कहा, ये तो जिफ है, जैपनीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, और ये हिंदुस्तान में जैपनीज इंपीरियलिज्म को लागू करना चाहते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जगह। और ये प्रोपेगेंडा बीबीसी से और इंडिया रेडियो से, और नेहरू जी भी इस प्रोपेगेंडे के आंसू बन गए। उन्होंने भी कहा, मैं भी तलवार लेके जाऊंगा, वो उससे लड़ने अगर वो जापानियों के साथ आता है। चलिए, उस समय तो हमारे लीडरान को नहीं मालूम था, लेकिन जब शाहनवाज की किताब में, एसी चटर्जी की किताब में यह आया कि बर्मा पे कूच करने से पहले जापान से नेताजी का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका पहला क्लॉज था कि जितने एरियाज को हिंदुस्तान से, अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा हिंदुस्तान के, वहां पे कहीं पे भी जापानी झंडा नहीं फहराया जाएगा। दूसरा क्लॉज था, उन इलाकों में जो हुकूमत होगी वो आजाद हिंद सरकार की होगी, जापानियों की नहीं होगी। अंडमान भी वापस लिया था। आजाद हिंद दल ब्यूरोक्रेसी बनाई थी सर, सच ए फार साइटेड थिंग, कि इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी को हम रिप्लेस करेंगे इससे। तीसरी बात थी कि अगर कोई भी सिपाही किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी, चाहे वो जापानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो। क्यों आया ये क्लॉज? क्योंकि जो जापानियों ने कोरिया और चाइना में किया था, नेताजी ने अपने उसको बचाने के लिए और उसको लाने के लिए ये क्लॉज डाला। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। और मेरा तो अमित साहब, अब 1857 पे ये बहुत बड़ा डाउट है कि रानी के लिए जो ये है कि रानी ऊपर से कूदी और गई, और दूसरा नारी की वहां पे मृत्यु हो गई ग्वालियर के अंदर। लास्ट लाइन, तात्या टोपे को अंग्रेज पहले कहते हैं 1 जनवरी 1858 की लड़ाई में वो मारा गया, 4 जनवरी को उसे कंफर्म करते हैं। उसके बाद मई में कहते हैं हमने तात्या टोपे को पकड़ लिया, फिर तात्या टोपे को मुकदमा चला के शिवपुरी में फांसी दी जाती है। और फिर 1864 की एक फाइल है जिसमें डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि मैं असली तात्या टोपे को पकड़ने 40,000 का फोर्स लेके जा रहा। तो बहुत कुछ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम। अपना ट्रस्ट भी हमने बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनर्थिंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री। विमल जी साथ है, प्रभाष जी साथ है, कामनी जी साथ है, सब हमारे ट्रस्ट में मेंबर हैं। मक्खनलाल जी का बहुत सहयोग मिलता है। तो कोशिश है कि एक इतिहास हम आज की युवा पीढ़ी को दे सके, और उस इतिहास को ऐसा दे जिसमें मैं इफ्स नहीं लगाऊंगा, बट्स नहीं लिखाऊंगा।
दिस माइट हैव बीन और दैट माइट हैव बीन द केस वो नहीं लगाऊंगा, परहैप्स नहीं लिखाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहती है वो सामने रख दूंगा, निर्णय आप लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज इस सेमिनार से आरिफ साहब और सोनाल जी की आपके आशीर्वाद से हम अपने इस उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।